चलिए बात कर लेते हैं आज के बिज़नेस न्यूज़ के बारे में। स्टॉक मार्केट की बात से शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट में कुछ ज़्यादा है नहीं, वही जहाँ पे था वहीं पे है। एक रेंज बाउंड हो गया है मार्केट काफ़ी दिनों से, क्योंकि अब ट्रम्प के भी जितने उसको झटके देने थे हो चुका था, चाइना के साथ जितना उसका लड़ाई था वो ऑलमोस्ट अब सिमर डाउन हो चुका है। तो मार्केट अभी कुछ ज़्यादा जिटरी नहीं है, एक जगह पे ही है। अगर आप सेंसेक्स निफ्टी की बात करें, सेंसेक्स 0.09% नेग्लिजिबल उसमें कोई ग्रोथ आया है, निफ्टी भी 0.03%। तो पिछले कुछ दिनों से ये ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है कि चीज़ें जो हैं ऑलमोस्ट स्टेबल और रेंज बाउंड है। निफ्टी फ्यूचर्स की बात करें तो 24,200 और 24,500 के बीच में ही ये रेंज बाउंड होने वाला है। निफ्टी आईटी में थोड़ा-सा सर्ज देखने को मिला है। 1.23% निफ्टी आईटी इंडेक्स बढ़ा है बिकॉज़ ऑफ 2 कंपनीज़ एलटीआई माइंडट्री और टेक महिंद्रा। इन दोनों में थोड़ा-सा इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ा है, जिस वजह से इंडेक्स भी थोड़ा ऊपर गया है। कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स की बात करें, कॉर्पोरेट में क्या-क्या हुआ है। इंडसइंड बैंक का सबसे बड़ा न्यूज़ है। आप लोगों को याद होगा कुछ दिनों पहले बहुत ज़्यादा इसके शेयर प्राइसेस गिर गए थे एक दिन में, क्योंकि इन्होंने कोई गलती कर दी थी। डेरिवेटिव जो ट्रेडिंग होता है उसकी अकाउंटिंग में, उसकी ज़िम्मेदारी लेते हुए इनके डेप्यूटी सीईओ और अभी सीईओ सुमंत काथपालिया इन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। 1900 कुछ करोड़ का इनका लॉस हुआ था, रफली 2000 करोड़ का। बजाज फाइनेंस विच इज़ द गोल्ड माइन ऑफ आवर इंडियन स्टॉक मार्केट, इसने डिसाइड करा है कि ये अपने स्टॉक को स्प्लिट कर देगा, 4:1 बोनस देगा। हर एक शेयर होल्डर को 4 एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेंगे, मतलब उसका हर एक शेयर 5 शेयर हो जाने वाला है। और उसका प्राइस भी जो चलता है 9,000 सवा 9,000 का प्राइस है, वो 5 भाग 5 से डिवाइड हो जाएगा एक-एक शेयर का भाव। उसके बाद इनका अगर आप प्रॉफ़िट देखो तो ज़बरदस्त प्रॉफ़िट कर दी है ये कंपनी। 14% इनका Q4 में प्रॉफ़िट है और प्रोजेक्शंस हैं कि 24% ये ग्रोथ करेगी फाइनेंशियल ईयर 2026 में। टाटा टेक्नोलॉजीज़ अगर आप देखें तो इन्होंने ईयर ऑन ईयर अपना प्रॉफ़िट रिपोर्ट किया था 20% का, तब थोड़े शेयर्स में इनके उछाल देखने को मिला था। बाद में एक इक्विटी फ़र्म है जिसने 3.95% शेयर्स जो हैं अपने बेच दिए हैं ब्लॉक डील के थ्रू, जिसके वजह से शेयर जो है वो 6% नीचे आ गया है। हालाँकि इनका जो लिस्टिंग प्राइस था वो ₹1200 का था और अभी जो शेयर ट्रेड कर रहा है वो ऑलमोस्ट 650-660 के रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो व्हिच इज़ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द लिस्टिंग प्राइस। टाटा टेक्नोलॉजीज़ में तो पहले न्यूज़ बना था इसको लेके कि प्रॉफिट इसका रिपोर्ट अच्छा आया है, उसको लेके शेयर प्राइस थोड़ा ऊपर भी गया था। बट अब जो है लोग इससे थोड़ा-थोड़ा निकलने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली जो इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं। उसके बाद एथर एनर्जी की बात करें तो एथर एनर्जी ने अपना आईपीओ निकाला। आईपीओ तो ओवर सब्सक्राइब गया, 26% ओवर सब्सक्राइब्ड है, पर जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, क्यूआईबीज़ हैं, उनको कोई ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट देखने को नहीं मिला है। हालाँकि ये शेयर जो है या फिर ये कंपनी जो है काफ़ी नाम बना रही है। आपको आई आई डोंट थिंक आपको पता होगा कि आईआईटी मद्रास का जो इंक्यूबेशन सेल था स्टार्टअप्स के लिए, उसने एथर एनर्जी को पुश किया था। इस तरीके से आईआईटी मद्रास बहुत सारे कंपनीज़ को हेल्प करता है, स्टार्टअप्स को हेल्प करता है। जैसे एथर एनर्जी में इन्होंने सीड इन्वेस्टिंग करी थी 29 लाख की, और वो इन्वेस्टमेंट जितने शेयर्स इनको मिले वो बढ़ के आज जितना एथर एनर्जी का वैल्यूएशन है वो 50 करोड़ रुपए बन गए हैं। 29 लाख से 50 करोड़। तो आईआईटी मद्रास इस तरीके से भी काफ़ी पैसे कमा रहा है। उन्होंने कुछ 350 स्टार्टअप्स में अपने पैसे लगाए हैं, इंक्यूबेट किया है, बल्कि अपने ही एरिया में, अपने ही बिल्डिंग के अंदर उन्होंने ऐसी सेटअप्स बनाई हैं, इंक्यूबेशन सेल्स बनाए हैं और 350 स्टार्टअप्स को उन्होंने हेल्प करे हैं, जिनका आज लगभग जो भी सक्सेसफुल हुए हैं, टोटल अगर आप मिला लो तो इनका वैल्यूएशन, मतलब आईआईटी मद्रास का जो होल्डिंग है इन 350 स्टार्टअप्स में, उसका वैल्यूएशन कुछ 3000 करोड़ रुपए का है। ये आईआईटी मद्रास का ये जो इंक्यूबेशन का इनिशिएटिव था उसका नतीजा है। और इन 350 स्टार्टअप्स ने पूरे भारत में लगभग 11,000 जॉब्स जनरेट करी हैं। तो आईआईटी मद्रास का ये इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा था और एथर एनर्जी इन्हीं का जो इंक्यूबेशन सेल है, इंक्यूबेशन जो पूरा प्रोग्राम है, उसी का प्रोडक्ट है। और अगर हम देखें बाकी इकोनॉमिक्स के न्यूज़, रुपी पहली बार थोड़ा संभला है। 85 के नीचे 2025 में पहली बार आया है, 84.96 को टच किया। हालांकि क्लोजिंग फिर इसने 85.26 की दे दी, बट रुपी थोड़ा सा हमें रिलेटिवली स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। जो एकदम गिरे जा रहा था उसमें थोड़ा सा स्टेबिलिटी आया है। एनीवेज रुपी तो धीरे धीरे डिप्रिशिएट होना ही है, डॉलर तो इवेंचुअली ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। उसमें कोई आज से 10 साल बाद डेफिनेटली रुपी जो है वो
120, 130, 150 भी हो सकता है। अब तो वो जैसे गोल्ड का दाम धीरे-धीरे बढ़ता है, डॉलर का दाम भी धीरे-धीरे बढ़ेगा, तो थोड़े-थोड़े बीच-बीच में ब्रेक्स आ जाते हैं। तो यूएस टैरिफ्स की बात करें तो ऑटो मेकर्स को डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी-सी राहत दी है, जिसकी वजह से इंडिया का जो ऑटो सेक्टर है, वो थोड़ा-सा ऑप्टिमिस्टिक है। ऑयल प्राइसेस गिरे जा रही हैं, 2.5% फिर गिर गया, फिर से लोगों को लग रहा है कि ट्रेड वॉर्स के कंसर्न्स हैं, डर है कि मार्केट चलेंगे, नहीं चलेंगे, रिसेशन आ जाएगा। प्रेडिक्ट ये किया जा रहा है कि 2026 में टोटल जो है 17% ऑयल प्राइसेस वो डाउन हो जाएंगी। तो इंडिया के लिए थोड़ी-सी अच्छी बात है। बिटकॉइन की बात करें तो ये ऊपर बढ़ा है, 93.5 से $95,000 चला गया है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लोज़ आए हैं, इंस्टीट्यूशंस ने कुछ बिटकॉइन्स खरीदे हैं और धीरे-धीरे बिटकॉइन जो है वो $1,00,000 के पार जाता हुआ हमें दिखेगा। कंज्यूमर गुड्स और रिटेल सेक्टर की बात करें इंडिया में, दूध के दाम फिर से बढ़ने वाले हैं। मदर डेयरी ने ₹2 पर लीटर दूध के भाव बढ़ा दिए हैं, मतलब जो आधे लीटर का पैकेट आता है उसका भाव ₹1 से बढ़ जाएगा। अमूल विल सून फॉलो। अभी अमूल ₹34 का आता है, वो ₹35 का बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। प्लस साथ ही साथ और भी है, जैसे ये पंजाब का है वेरका, ये भी उसी रास्ते चल रहा है, धीरे-धीरे सभी उसी रास्ते जाएँगे। गोल्ड प्राइसेस में थोड़ा-सा डिप देखने को मिला है, अक्षय तृतीया आई थिंक कल है, तो गोल्ड प्राइसेस में डिप देखने को मिला है, 1,00,000 से अभी ₹5,000 कम ही चल रहा है, बट ये फिर से 1,00,000 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। अमूल का एक इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, आई थिंक पर्सनली तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भारत में वैसे भी प्रोटीन कंजम्पशन लोगों की बहुत कम है, बहुत मतलब जो खाना है वो यूरोपियन वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स के सामने कहीं नहीं टिकता है। वी आर ओनली इनटू सीरियल्स, कार्ब्स खाते हैं और ऑयल खाते हैं, फैट खाते हैं हम लोग, प्रोटीन नहीं खाते हैं। हमारे जो खाना होता है ना, फैट, कार्ब्स और प्रोटीन। फैट आपको ₹100 ₹150 लीटर में मिल जाता है तेल। कार्ब्स भी आपको ₹40 केजी में आटा मिल जाता है, और लाइन में लग जाएँगे सरकारी वाले में तो फ्री में मिल जाएगा। बट प्रोटीन आपको जो है वो ₹3000 केजी पड़ेगा। सबसे महँगा खाना होता है प्रोटीन। इसीलिए भारतीयों के खाने में ना प्रोटीन की कमी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसीलिए हम लोग ना पतले-दुबले, मैलन्यूट्रिश टाइप होते हैं कंपेयर्ड टू आवर वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स। तो अमूल इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा इनिशिएटिव ले रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। जो लोग जिम वगैरह करते हैं, प्रोटीन तो वो खाते हैं, वो डिब्बे वाले प्रोटीन होते हैं, पर उनका कोई स्टैंडर्डाइज़ कुछ ठीक नहीं है, कहाँ से आता है, कितना प्रोटीन है एक्चुअली में, तो और उतना मास कंज़म्पशन भी नहीं है, वो तो चलो जिम वाले खा लेते हैं, मगर नॉर्मल लोगों का क्या? तो अमूल सबका सोच के ये टाइप के प्रोडक्ट्स बना रहा है, उसके तो हाई प्रोटीन मिल्क भी आता है, फिर उसने आइसक्रीम, लस्सी ये सब भी शुरू करा है, व्हिच इज़ हाई प्रोटीन, एवरीथिंग विल, उसमें एक्स्ट्रा मिल्क का जो केसीन प्रोटीन है, वो एक्स्ट्रा वो डाल देते हैं, ताकि जो चीज़ है फोर्टिफाइड हो जाए। इसको लेके मीम्स वगैरह चल रहे हैं, वो तो चलो बनते ही रहेंगे, बट इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। अगर ये चीज़ हो जाए, प्रोटीन अफोर्डेबल हो जाए, लोगों के, आम आदमी के पॉकेट के हिसाब से अगर वो चीज़ बन जाए, अगर ₹15-20 में, ₹25 में लोगों को अगर 10-15 ग्राम, 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, तो नथिंग बेटर देन दैट। और इंडिया में जो सबसे प्रोटीन का सस्ता सोर्स है अंडा, उसको लेके भी बहुत ज़्यादा स्पेशली पॉलिटिक्स तो बहुत ज़्यादा है। जैसे बच्चों के मिड डे मील से अंडा निकाल दिया गया है, तो सोचो, मतलब धर्म के नाम पे आप बच्चों का फ्यूचर बिगाड़ रहे हो, जबकि अंडा जो होता है वो सबसे सस्ता, सबसे हाईली अब्जॉर्बिंग टाइप ऑफ प्रोटीन होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मिनिमम एक बच्चा जब ग्रो हो रहा होता है, उसको 2 अंडे की ज़रूरत होती है, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, और बाद में भी आपको चाहिए होता है। एनीवेज़, चलो ये तो अमूल की बात हो गई। एडिडास की बात करें तो एडिडास ने अपने दाम बढ़ा दिए हैं, क्योंकि टैरिफ के चलते उनको जो भी सामान वो इम्पोर्ट करते हैं, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स वो इम्पोर्ट कर रहे हैं साउथ ईस्टर्न कंट्रीज से, वो उनको महँगा पड़ रहा है, जिसकी वजह से एडिडास के शेयर प्राइसेस जो हैं वो 12% से घट गए हैं। टेक्नोलॉजी की बात करें तो चैट जीपीटी ने शॉपिंग अपग्रेड्स लगा दिए हैं। अगर आप कोई चीज़ चैट जीपीटी में लिखोगे, कोई भी चीज़ जो खरीद सकते हो आप ऑनलाइन, उसके बारे में इंक्वायरी करोगे, तो रिप्लाई देगा, उसके बाद नीचे आपको बाइंग ऑप्शंस देगा। और सबसे अच्छी बात है, दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एड्स। एड्स नहीं होते, वो जेन्युइन चीज़ें होती हैं। गूगल में क्या है, गूगल में अगर आप कोई चीज़ लिखोगे, मान लो लिखते हो एयर कंडीशनर लिख के सर्च करते हो, तो फिर वो आपको पहले 10 ऐड दिखाएगा, उसके बाद शायद कोई काम की चीज़ आपको दिखे। तो दैट इज़, लोग काफ़ी परेशान होते हैं, इट्स वेरी अनोइंग। जबकि अगर आप एयर कंडीशनर प्राइस ऑनलाइन ऐसा लिखोगे चैट जीपीटी में, तो वो आपको तो इन्फॉर्मेशन तो देगा ही, बाद में वो फिर जेन्युइन जो सस्ते जहाँ पे आपको मिल जाएगा बिना ऐड के, वो चीज़ें आपको रिकमेंड कर देगा, वहाँ पे जाके खरीद सकते हो। तो ये गूगल का जो सर्च डोमिनेंस है, इसको चैलेंज करेगा। और चैट जीपीटी को काफ़ी लोग अपना भी रहे हैं। जैसे अगर आप देखो तो मेटा का जो पूरा नेटवर्क है आपका, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, वहाँ भी चैट जीपीटी को अच्छे से इंटीग्रेट किया जा रहा है। और इसी में मेटा भी पीछे नहीं है। मेटा ने अपने लामा 4 जो उनका एलएलएम है,
उसका एक एआई ऐप लॉन्च किया है जो चैट जीपीटी को राइवल करेगा एक तरीके से। और मेटा ने माइक्रोसॉफ्ट की सत्या नडेला को भी बुलाया था अपने इवेंट में, और उनको भी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स भी इसमें साथ में इंटीग्रेट करने का ये लोग सोच रहे हैं। तो गूगल वर्सेस चैट जीपीटी, मेटा वर्सेस चैट जीपीटी, इस टाइप की चीज़ें चले जा रही हैं मार्केट में। अंत में देखा जाए कैसे वेयर द विच वे द कैमल स्क्वाट्स, ऊँट किस करवट बैठता है। अभी तो फिलहाल लड़ाइयाँ चल रही हैं। आईबीएम ने $150 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने का सोचा है यूएस में 5 साल में क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ पे, ताकि यूएस को एक एज मिल सके टेक्नोलॉजी के मामले में। वैसे एक आर्टिकल मैं देख रहा था अभी कुछ दिनों पहले कि शाओमी जो फ़ोन बनाती है वो अब डार्क फैक्ट्रीज़ में बना रही है चाइना में। डार्क फैक्ट्रीज़ क्या होते हैं कि वहाँ पे इंसान नहीं काम करते हैं, रोबोट काम करते हैं। और रोबोट को तो लाइट चाहिए नहीं, ट्यूबलाइट के नीचे बैठ के तो काम करेंगे नहीं। तो वो जो पूरा फैक्ट्री होता है ना, डार्क होता है। ना उसमें खिड़की होती है क्योंकि उसको सांस नहीं लेना, ना उसमें पानी की व्यवस्था होती है क्योंकि उसको पानी नहीं पीना, ना वॉशरूम होता है, ना ब्रेक्स होते हैं, कुछ नहीं। वो 24/7 रात को भी चलता रहता है, दिन में भी चलता रहता है, लंच ब्रेक नहीं, कुछ नहीं, 24/7 चलता रहता है। वो जो फैक्ट्रीज़ उनको डार्क फैक्ट्रीज़ बोलते हैं। और वो हर एक सेकंड में एक मोबाइल फ़ोन बना के तैयार करती है, और कहते हैं कि पूरे साल में वो 1 करोड़ मोबाइल फ़ोन बनाती है। तो ये जो आर्टिफिशियल, और ये ऐसा नहीं है कि जो गाड़ियाँ रोबोट से बनती हैं, रोबोटिक आर्म से गाड़ियाँ बनती हैं, रोबोट नहीं है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन है। मतलब उसमें इंसान की ज़रूरत ही नहीं है, ना कुछ एडमिनिस्टर करना है। यहाँ तक कि मशीन ख़राब भी हो जाता है ना, तो वो एक दूसरे को ठीक कर सकते हैं। इस टाइप का उसमें टेक्नोलॉजी है। तो ये सब तो अमेरिका को करना चाहिए था, क्योंकि अमेरिका में लेबर महंगा है। अमेरिका में अगर ये सब चीज़ें होती तो अमेरिका को फ़ायदा होता कि चाइना में नाम बनवा के माल अपने देश में बनवा सकते थे, क्योंकि लेबर वहाँ पे फिर ज़ीरो हो जाता। पर इंस्टेड ऑफ अमेरिका अब ये सारे काम चाइना कर रहा है, और चाइना इस टाइप के 2023 से उनका ये चल रहा है। और जो रिपोर्ट आया है 2023-24 का, इट्स हाईली हाईली एफिशिएंट। एक आदमी को अगर आप चाइना में हायर करते हो तो उसको $5-6 देने पड़ते हैं दिन के, $5-6 देने पड़ते हैं घंटे के। और ये जो मशीन्स हैं वो $1 या $2 पर आवर के चार्ज में पर आवर के खर्चे पे चल जाती हैं। तो इतना ज़्यादा उनका कॉस्ट कटिंग हो गया है। एनीवेज़, डुओलिंगो की बात करें, जो लैंग्वेज आप, आई एम श्योर आप लोगों ने यूज़ करा होगा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट लैंग्वेज लर्निंग ऐप है। तो ये इंसानों को रिप्लेस कर देंगे जो ट्रेन करते थे लोगों को थ्रू एआई। अब आप कुछ गलती करोगे या आप टेस्ट दोगे तो अब वो इंसान नहीं है, वो एआई चेक करेंगे। तो दिस इज़ प्रॉबेबली वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड विच हैज़ गॉन कम्प्लीटली एआई। तो इंसान तो इसमें ज़्यादा होंगे ही नहीं। जो सीईओ हैं उन्होंने एक चीज़ अनाउंस करा है, इंसान ज़्यादा होंगे ही नहीं। जो नीचे लेवल के वर्कर्स थे, एवरीबडी विल बी रिप्लेस्ड बाई एआई, क्योंकि लैंग्वेज की चीज़ है, इंसान से अच्छा यहाँ पे मशीन काम करेगा, एआई काम करेगा। एनर्जी सेक्टर की बात करें तो एनर्जी सेक्टर में पता ही है, तेल के भाव गिर रहे हैं, और ऑयल कंपनीज़ के भी लॉसेस वो रिपोर्ट कर रहे हैं। जितने भी उनके रिपोर्ट्स आ रहे हैं, 8.3% का डिक्लाइन आया है Q4 प्रॉफिट्स में बीपीसीएल का, जो कि बनता है 3,214 करोड़ रुपए। पर आसार थे इससे भी ख़राब रिजल्ट आएगा, बट उतना ख़राब आया नहीं है, ठीक है। और ₹5 पर शेयर इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात करें तो Q4 में भी इनके चैलेंजेस हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल वॉलेटिलिटी ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। फिर अगर हम बिल्डिंग्स की बात करें, यूएस में एक है ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, जो कि बिल्डिंग्स को रेटिंग देता है। जैसे गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग होती है, हर चीज़ की रेटिंग होती है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की रेटिंग होती है, वैसे ही ये बिल्डिंग्स को रेटिंग देता है। इसका नाम है लीड V5। ये है कॉम्प्रिहेंसिव रेटिंग सिस्टम कि आपकी बिल्डिंग कितनी सस्टेनेबल है, कितनी इको फ्रेंडली है। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखिएगा अगर आपको इंटरेस्ट है या ज़रूरत होगा। उसके बाद फाइनेंस की बात करें तो आरबीआई ने कहा है कि एटीएम से जो पैसे निकलेंगे, 75% एटीएम्स को 100 और 200 के नोट निकालने पड़ेंगे बाई सितंबर 2025, और 90% कंप्लायंस चाहिए आरबीआई को बाई मार्च 2026। 500 का नोट देते हो तो उसको चलाना मुश्किल होता है, छोटे नोट दो ताकि उसको बिना किसी प्रॉब्लम में लोग चला सकें। सेबी ने क्रैकडाउन करा है पटेल वेल्थ एडवाइज़र के ऊपर, जो स्पूफिंग कर रहे थे। स्पूफिंग क्या होता है कि एक स्टॉक लो, उसमें आप ऑर्डर लगा दो, एक हाई ऑर्डर लगा दो, लो ऑर्डर लगा दो, बहुत सारे ऑर्डर लगा दो। इससे क्या होता है कि लोगों को लगता है, ट्रेडर्स को, कि इसमें बड़ी एक्टिविटी है, तो इसका प्राइस सर्ज होने लगता है, ऊपर होने लगता है, और फिर आप जो है एक अपने ट्रेड को कैंसिल कर दोगे और दूसरा वाला ट्रेड एग्जीक्यूट कर दोगे, उससे आपका प्रॉफिट बन जाएगा। तो ऐसे उन्होंने करे टोटल 173 स्टॉक्स के साथ, और प्रॉफिट आई डोंट नो कितना कमाया है, पर सेबी ने 3.22 करोड़ कहा है कि ये पैसा जो है वो सीज़ करेंगे फ्रॉम पटेल वेल्थ एडवाइज़र। बट आई थिंक स्टॉक मार्केट जो फ्रॉड करते हैं ना, इनको बहुत बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अमेरिका में तो 30-40 साल का जेल हो जाता है, 50 साल का जेल हो जाता है, पूरा कंपनी के आदमी की लाइफ बर्बाद हो जाती है, इतना बड़ा सज़ा होता है। जब तक बड़े सज़ा नहीं दोगे, जो पैसा उन्होंने कमाया उतना ही आपने रख लिया, तो उसमें हुआ क्या? डिटरेंस तो नहीं हुआ, पकड़े गए, पैसा दे दिया, छूट गए, अब अगली बार फिर कर लेंगे। मगर सज़ा ऐसी होनी चाहिए कि दोबारा ट्रेडिंग ना कर पाए, वो तो छोड़ो,
जेल से ही ना निकल पाए कभी, इस टाइप का सज़ा होना चाहिए जो अमेरिका में होता है, तब जाके डेटरेंस बनता है। एनीवेज़ डॉइचे बैंक की बात करें तो इन्होंने 14 साल में हाईएस्ट प्रॉफिट करा है बिकॉज़ ऑफ डेट ट्रेडिंग। डेट ट्रेडिंग क्या होता है? बहुत सारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, बॉन्ड्स होते हैं, डेट्स होते हैं जो आप कंपनीज़ को या देश को देते हो। तो आप उसके मैच्योरिटी का वेट नहीं करते हो, उससे पहले ही उसको बेच देते हो प्रॉफिट में। तो ये जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेडिंग होती है उसको डेट ट्रेडिंग बोलते हैं। तो रिकॉर्ड डेट ट्रेडिंग करा है इन्होंने, इसलिए इनका हाईएस्ट प्रॉफिट आया है 14 साल में। स्टिल इनका क्रेडिट प्रोविजनिंग बहुत हाई है। क्रेडिट प्रोविजनिंग मतलब होता है कि आप एक पैसा साइड में रखते हो फॉर सेफ्टी नेट, के मान लो कोई पैसा ना लौटा पाए तो आप उस लॉस को अब्जॉर्ब कर पाओ। तो क्रेडिट प्रोविजनिंग प्रोविजंस इनके काफ़ी ज़्यादा थे, बहुत सारा पैसा इन्होंने साइड में रखा था, उससे कोई बिजनेस नहीं करा था, उसके बावजूद इट हैज़ शोन सच हाई प्रॉफिट्स। उसके बाद अर्बन कंपनी की बात करें, अर्बन कंपनी अपना आईपीओ लाने वाली है। कंपनी का जो वैल्यूएशन होगा वो 1900 करोड़ का होगा। 1900 करोड़ रेज़ करने का सोच रही है, और जो फाउंडर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कैश आउट कर लिया है 1395 करोड़ का। मतलब उन्होंने अपने शेयर्स जो हैं वो कंपनीज़ को या दूसरे सेकेंडरी इन्वेस्टर्स को बेच के वो कैश लेके वो एग्जिट हो गए हैं बिफोर प्री आईपीओ डील। आईपीओ के जस्ट पहले जो डील्स होते हैं उसमें वो कैश आउट कर गए हैं। तो अगर कंपनी को बेचा है तब तो ठीक है, कंपनी स्ट्रांग है, मार्केट कॉन्फिडेंस अच्छा है, और इसलिए उन्होंने कैश आउट कर दिया है, विच शोज़ अ स्ट्रांग सेंटीमेंट कि कंपनी इज़ डूइंग रियली वेल। उसके बाद इनका आईपीओ आएगा, 1900 करोड़ रेज़ होगा। एथर का तो अभी अभी रहा है, काफ़ी न्यूज़ में भी था। अर्बन कंपनी का कैसा जाएगा वो देखने वाली बात होगी। तो यही था 30 अप्रैल का सारा न्यूज़, बिज़नेस न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।